हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th का जो आपको डीओई का मिड टर्म का प्रैक्टिस पेपर मिला है ना मैथ्स का, वो कराने वाली हूँ। तो इस पेपर को हम इंग्लिश मीडियम में सॉल्व कर चुके हैं, आज हम इसे हिंदी मीडियम में स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, जल्दी से मैं आप लोगों को एक बार पहले इंस्ट्रक्शंस बता देती हूँ क्या क्या है, पेपर का पैटर्न क्या है, उसके बाद हम अपना पेपर यहाँ पर शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे कि आपने देख ही रहे, यहाँ पर 3 घंटे का पेपर है और 80 नंबर का आपका पेपर आने वाला है। टोटल आपके पास ना 39 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें 3 पार्ट हैं आपके पास, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए ना फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड है, सेक्शन ए और सेक्शन बी में, फर्स्ट एंड सेकंड में। ये आपके पास पूरा जो पार्ट ए है ना वो एमसीक्यू वाला है, और पार्ट बी और पार्ट सी में आपको सॉल्व करके लिखना है। ठीक है, कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना है और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब इन केस कोई क्वेश्चन आपने किसी क्वेश्चन का आंसर गलत कर दिया है ना तो उसके मार्क्स नहीं कटेंगे। तो कोशिश करना 39 के 39 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करके आओ एग्जाम में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अब हम अपना पेपर यहाँ पर। तो भाग ए आज हम कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 to 16 जो है वो एमसीक्यू क्वेश्चन है आपके पास और 1 मार्क ईच है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो कह रहा है यदि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी जो है वो क्यू आर के बराबर है, बी सी जो है वो पी आर के बराबर है और सी ए जो है वो पी क्यू के बराबर है, तो देखो दो त्रिभुज में कुछ भुजाएं आपको बराबर दे रखी है। अब आपको ये बताना है अगर ये दोनों त्रिभुज में सर्वांग समता है, सर्वांग सम है ये, तो उनका नाम कैसे लिखेंगे। बहुत आसान है, बस आप इसका एक ये ले लो। तो देखो ए बी जो है वो क्यू आर के बराबर है, यहाँ पर ए बी जो है क्या क्यू आर के बराबर लिखा है, नहीं, तो ये नहीं है। ठीक है, अब यहाँ सी बी की बात कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, सी बी वाला ये देख लो। तो सी बी जो है यहाँ पी आर के बराबर है, यहाँ भी तो सी बी पी आर के ही बराबर है ना, तो ये तो है। पहले एक बार सी और डी और चेक कर लेते हैं, अगर वो भी गलत हो तो बी ही इसका आंसर है फिर। ठीक है ना, अब यहाँ बी ए जो है वो आर पी के बराबर है, बी ए मतलब ए बी तो हो गया, तो ये जो है क्या आर पी के बराबर है, नहीं है, तो ये भी गलत है। बी सी जो है वो पी क्यू के बराबर है, बी सी यही तो है, पी क्यू के बराबर था, नहीं वो तो पी आर के बराबर था, तो ये भी गलत है। इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा बी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक संख्या अपरिमेय होती है यदि उसका दशमलव निरूपण। तो अपरिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण कैसा होता है, वो होता है ना जब हम भाग कर रहे होते हैं तो वो कभी भी खत्म नहीं होता और संख्या भी दोहराती नहीं है ना, तो इसलिए इसका आंसर है मेरे पास बी, आसान अनावर्ती। क्लियर, नेक्स्ट में आपसे इसी के साथ चॉइस में क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है इनमें से क्या 15/√63 प्लस √20 के हर को एक परिमेय संख्या में बदलने का सही तरीका है। देखो आपको इसको क्या करना है, आप देख रहे हो ना कि यहाँ पर जो रूट है वो आपके पास हर में है, तो इसका परिमेयकरण आपको करना पड़ेगा। तो क्या करोगे, तो हम अक्सर क्या करते हैं, जो हर होता है उसका जो भी नंबर होता है उसमें साइन चेंज कर देते हैं। इसका मतलब मैं इससे √63 माइनस √20 से गुना करूँगी अंश में और हर में, पर ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है, तो आप इन रूट को थोड़ा सा खोल लो। इसको आप 9 × 7 लिख सकते हो, इसको आप 4 × 5 लिख सकते हो, है ना। 9 को बाहर निकालोगे तो 3√7, 4 को बाहर निकालोगे तो 2√5, तो इसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे अंश में और हर में, तो देखने से ही पता चल रहा है इसका आंसर ए है, क्योंकि गुना इसी से ही हुआ है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड में कह रहा है एक विद्यार्थी ने कुछ गाँव की जनसंख्या को निम्न अनुसार दर्ज किया। ये गाँव की जनसंख्या आपको दे रखी है, अब आपका इसका ग्राफ भी बना हुआ है। क्या क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पैमाना वाई अक्ष के प्रयोग किया गया है। वाई अक्ष ये वाला है, यही है ना। तो देखो यहाँ पर अगर मैं देखूँ जो गांव ए है उसकी जो जनसंख्या है वो 450 है, तो 100, 200, 300, 400, 450, इसका मतलब 100 का ही गैप ले रखा है, तभी तो ये इतना बना ही है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा एक इकाई में कितने लोग ले रखे हैं, 100 लोग ले रखे हैं, क्योंकि अगर आप 10 देखोगे तो वो भी नहीं हो पा रहा, 50 भी नहीं हो पा रहा और 500 भी नहीं हो पा रहा, 500 तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, है ना। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में कह रहे हैं दी गई आकृति में x का मान निकालिए। आसान है, ये आप देख लो ना, ये पूरा आपका संपूर्ण कोण बना रहा है, एक पूरा कोण, तो इसका तीनों का योग मिला के कितना होने वाला है, 360 होने वाला है। तो x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास 130 हो गया, इज इक्वल्स टू में 360 हो गया, तो 2x इज इक्वल्स टू में आ जाएगा 360 माइनस का 130, तो 2x इज इक्वल्स टू में आ जाएगा यहाँ पर 230। x की वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हो, 2 को दूसरी साइड ले जाओ तो ईजिली निकल जाएगी x की वैल्यू। तो x कितना आ जाएगा आपके पास 230 अपॉन में 2 कट कर दो, तो ये आ जाएगा 115 डिग्री। ऑप्शन में है, बिल्कुल है। क्लियर है क्वेश्चन 4। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, हरीश दर्शाए अनुसार कोण ए और बी बनाते हुए 2 तिनके रखता है, ठीक है, तथा तिनका n को इस प्रकार घुमाता है कि b का मान a का 3 गुना हो गया।
ए का मान कैसे बदलता है ये बताना है। देखो अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो जो ये ए और बी ऐसे रखा है इनको, ठीक है, जो ये स्ट्रॉ लगा रखे हैं, तो इससे आप देख रहे हो ना कि ये जो है इन दोनों का योग तो हमारे पास 180 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे अब ये रैखिक युग्म बना रहे हैं, होगा। साथ साथ वो कह रहा है जो बी का मान है ना वो ए का 3 गुना हो गया है, तो जितना भी ए होगा उसमें 3 गुना कर दूंगी तो बी का आ जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है ए का मान कैसे बदलता है। तो ए का मान 3 गुना हो जाता है, नहीं, यहाँ तो बी का मान 3 गुना हुआ ना, तो पहला तो है ही नहीं। ए का मान 2b से कम हो जाता है या ए का मान 2b से ज़्यादा हो जाता है? ए का मान तो ज़्यादा हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि बी ज़्यादा है, उसका 3 गुना है, तो ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। ए का मान 1/3 गुना मतलब 1/3 गुना हो जाता है। तो देखो अगर मैं इस बी को, इस 3 को यहाँ ले आऊँ तो ये आप कह सकते हो कि हाँ ए का मान कितना हो गया, 1/3 गुना हो गया। लेकिन यहाँ ना आपको ये नहीं बता रखा कि ये बी का 3 गुना होगा, 1/3 जो है वो बी का होगा, ऐसा नहीं लिखा हुआ कुछ भी यहाँ, ठीक है ना। अब अगर मैं यहाँ से इन दोनों समीकरण को देख के ए और बी का मान निकालूं तो मैंने ए की जगह 3a लिख दी, ए की जगह ए ही रहने दिया, बी की जगह 3a लिख दिया, बराबर में 180 कर दिया। तो 4a इज इक्वल्स टू में 180, ए का मान मेरा यहाँ से निकल के आ रहा है। अगर इसको कट करूँगी 2 और 90 यहाँ पर आ जाएगा 45। बी का मान देखें तो वो था 3a, तो 3 इंटू में 45, 135। अब अगर आप ध्यान से देखें ना तो इसमें वैसे होना तो ऑप्शन डी ही चाहिए, क्योंकि ए का मान 1/3 हो रहा है बी के, पर यहाँ बी लिख के नहीं दिया है कि ये बी का ही 1/3 है, इसलिए हम डी ना लेके बी लेंगे यहाँ आंसर। क्यों लेंगे? क्योंकि ए का मान 2b से कम हो जाता है। अब देखो 2b का मान अगर आप निकालो यहाँ पर तो कितना आएगा, 2 इंटू में 45 रख दोगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 3a था ना, तो अब आपको यहाँ पर 2b निकालना है तो वो 90 हो जाएगा। ऐसे समझो इसको। तो 2b से कैसे कम होएगा? देखो ये 45 है आपके पास, ये कितना है आपके पास 135 है, तो इसमें 2b कम है ना, अगर आप इसमें 2b और जोड़ दोगे तो ये भी इतना ही हो जाएगा, है ना। तो इसका ऑप्शन बी ही होगा, पर आप अपनी टीचर से एक बार कंफर्म कर लेना कि बी होगा या डी होगा। अगर डी आपको बी के रिलेशन में ही बता रखा है तो इसका आंसर डी होगा। तो ये आपको अपनी टीचर से कंफर्म करना है, उसके बाद ही देखना कि बी है या डी है, पर ए और सी तो होगा ही नहीं। क्लियर है? तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। कहीं भी डाउट हो किन्हीं भी क्वेश्चंस में तो आप कमेंट करके पूछ लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, 7 और 11 के बीच की कुछ परिमेय संख्याओं को m/6 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ m प्राकृतिक संख्याओं के समूह से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखो आपको 7 और किसको 11 के बीच में ना कुछ परिमेय संख्याएं लगानी है। किस रूप में लगानी है? m/6 के रूप में। और m आपके पास क्या है? आपकी ये प्राकृतिक संख्या है, मतलब जो 1 से शुरू होती है और इनफाइनाइट तक होती है। अब m क्या हो सकता है? m की सभी संभावित मान जो है वो 42 और 66 के बीच में होगा। देख लो, तो अगर आप 42 रखते हो तो 42/6 7 हो जाएगा, और 66 रखते हो तो ये 11 हो जाएगा। हाँ, इनके बीच की तो संख्या निकालनी थी और इनके बीच में ही तो आएगा m की वैल्यू, तो इसका मतलब ए आंसर आपका ठीक है। पर अगर मैं बी चेक करूँ, m के सभी संभावित मान 42 और 77 के बीच होगा, तो अगर आप 42 रखते हो तो 7 आएगा, लेकिन अगर आप 77 रखते हो तो यहाँ पर आपके पास 1 to 12 पॉइंट समथिंग आएगा, पर हमको तो 7 और 11 के बीच की रखनी है ना, तो ये वाला ए वाला ही ऑप्शन ही मिल रहा है, बी तो गलत है। ऐसे ही आपका सी भी गलत है और डी भी गलत है। क्लियर है? ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6। कहीं पर भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन 7 पे। ये है, संख्या रेखा पर √27 को निरूपित करने के बाद विधि का कार्य दिखाया गया है। संख्या रेखा में ओडी को त्रिज्या के रूप में प्रयोग करके चाप DQ खींची जाती है। रिद्धि के काम को देखकर टीना और अजय ने निम्नलिखित बातें कही। देखो यहाँ पर आपसे क्या किया, ये √27 आपको दिखाया, ठीक है। इसमें आपसे कह रहा है इन्होंने ओडी इसको त्रिज्या माना है और ये वाली चाप बनाई है, तो इसका मतलब ये भी आपका √27 ही तो हुआ, तभी तो ये चाप बन पाई √27 की। अब रिद्धि का इस काम को देख के ना दो जनों ने बातें बताई है, टीना ने और अजय ने। क्या बताया? टीना ने बोला जो OA है वो 5 होगा, जो AB है वो 1 होगा और जो BD है वो 1 होगा। चलो देखते हैं कि टीना ने सही बताया है। तो अगर मैं पहले OB निकालूँ अपना, तो इसमें मैं पाइथागोरस प्रमेय लगा सकती हूँ, तो वो हो जाएगा मेरे पास OB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में OA का स्क्वायर प्लस में AB का स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 25 प्लस का 1, तो कितना हो जाएगा 26। तो OB कितना आ जाएगा? √26 आ जाएगा। ये आ गया।
ठीक है। अजय ने क्या बताया कि ओ बी √26 है। हाँ, हमने निकाला तो देखो √26 ही आ रहा है और ए बी जो है वो 1 है। अब मैं देखती हूँ क्या ओ डी इससे √27 आ रहा है, तो इसका मतलब ओ डी का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, √26 के स्क्वायर के प्लस 1 के स्क्वायर के। तो ये हो जाएगा 26 प्लस का 1, तो ये आ जाएगा 27। तो ओ डी आ जाएगा आपके पास √27, बिल्कुल आ रहा है। तो जो टीना ने बताया वो भी सही है, जो अजय ने बताया वो भी सही है, और √27 ही आपने यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो ये रिद्धि के कार्य को देख के तो बताया गया है, तो दोनों ने सही चीज़ें बताई है, तो इसका मतलब यहाँ पर दोनों ने सही बताया है। कह रहा कौन सही है, दोनों ही सही है। ठीक है, क्लियर क्वेश्चन 7। चलिए क्वेश्चन 8 पे आते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से किस रैखिक समीकरण का हल x = 1 और y = -1 है। देखो 4 यहाँ पर समीकरण दे रखे हैं, बताना है ये किसका हल है। तो अगर हम फर्स्ट वाले में देखें तो दोनों में यहाँ प्लस है, तो 1 - 1 करोगे तो 0 होगा, ये तो गलत है। बी वाला चेक करते हैं, चलो x - y = 2 है, तो 1 माइनस यहाँ -1 = 2, तो 1 + 1 = 2। हाँ, यही आ रहा है। COD चेक करने की जरूरत नहीं, बी वाला मुझे आंसर मिल गया। क्लियर। इसी के साथ चॉइस में एक और क्वेश्चन है। कह रहा है रैखिक समीकरण, आपको एक रैखिक समीकरण दे रखी है ये में y का गुणांक क्या है। तो पहले इसे हल करना पड़ेगा तभी y का गुणांक निकाल पाऊंगी, है ना। तो 5 को अंदर इंटू कर देते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास 10y माइनस 5 4 जा 20, प्लस का हो जाएगा 3x माइनस का 4y माइनस का 7 = 0। 10y में से 4y जाएगा तो 6y, बाकी लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि सिर्फ y का ही गुणांक बताना है, तो बाकी हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। y का गुणांक 6 आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, समान कोटि वाले लेकिन भिन्न भुज वाले दो बिंदु स्थित हैं। देखो कोटि मतलब होता है जो वाई अक्ष पे होते हैं, ठीक है, वाई वाले जो पॉइंट होते हैं, और भुज मतलब होता है जो एक्स वाले पॉइंट होते हैं। कह रहा है उनकी कोटि तो समान है लेकिन उनके भुज अलग अलग है। तो वाई का मान तो एक जैसा है पर एक्स का मान अलग अलग है। तो वो एक्स एक्सिस पे होंगे आपके पास, वाई एक्सिस पे होंगे, या फिर एक्स एक्सिस के समांतर होंगे या वाई एक्सिस के। तो अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ तो मेरा y तो सेम है ना, मैंने माना कि यहाँ पर x जो है 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ पर 4 है, ऐसे बनेगा, है ना। अब y मेरा कुछ भी हो पर ये हमेशा सेम ही रहने वाला है ना, तो ये ऐसे ही तो आएगा। मान लो यहाँ है y, तो ये देखो y हर बार सेम है और x चेंज हो रहा है ना, x का मान चेंज हो रहा है, y का मान वही है। तो ये किसके समांतर बन रही है, x एक्सिस के समांतर बन रही है, तो इसका आंसर C आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास यहाँ है। दो कोण जिसका योग 180 होता है वो कौन से कोण कहलाते हैं। वो आपके पास होते हैं संपूरक कोण। उनका कोण का योग क्या होता है, हमेशा 180। जो पूरक होते हैं उनका 90 डिग्री होता है। ठीक है। नेक्स्ट इसी के साथ चॉइस में एक और क्वेश्चन है। यदि किसी रैखिक युग्म का एक कोण न्यून कोण हो तो दूसरा क्या होगा। कह रहा है अगर किसी रैखिक युग्म का एक कोण न्यून कोण है, रैखिक युग्म वो होते हैं जिन दो कोणों का योग 180 होता है। मान लो ये न्यून कोण है, न्यून कोण वो होते हैं जो 90 से छोटे होते हैं। मान लो मैंने ये 89 ले लिया प्लस का b, तो यहाँ से देख लो ना b का मान कितना आ रहा है, एक बार माइनस करके, सिर्फ मैंने उदाहरण लिया है यहाँ, तो 1 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे यहाँ पर, अब 180 में से अब 7 है ना, तो 17 बन जाएगा, इसमें से माइनस करोगे तो 9 आ जाएगा। तो देखो ये 90 से बड़ा आ रहा है ना, तो ये आपके पास अधिक कोण होते हैं। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10। कहीं भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ लेना। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आप जहाँ पर भी इन क्वेश्चंस में दिक्कत है आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। जो आपके आगे के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 से 16 तक जो रह गए हैं वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।